नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की समाप्ति के बाद मंगलवार को मतगणना शुरू हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस ने मतगणना को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि पार्टी मतगणना के दिन पूरी तैयारी के साथ मतगणना स्थल पर जाएगी। कांग्रेस 17C को लेकर भी अलर्ट रहने को कहा है। आपको बता दें कि मतगणना डाटा का उपयोग चुनाव परिणाम को कानूनी रूप से चुनौती देने के लिए किया जा सकता है, जहां पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं। फॉर्म 17C के डाटा से चुनावी धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। कल हम लोगों ने अपने सभी एजेंट्स को कहा है, खासकर जो मुख्य टेबल पर बैठेंगे, कि आप लोग डीएम से या जो भी वहाँ अधिकारी हैं उनसे मांग करें कि कम से कम 10 बूथ के मशीनों का 17C के साथ मिलान जरूर करा दें। रैंडमली हो, 1 उठा ले, 10 उठा ले, 12 उठा ले, 15 नंबर उठा ले और 17C का मिलान होना चाहिए। तो ये जो आशंका है कि वोट परसेंटेज में अचानक 8 दिन 10 दिन बाद बढ़ोतरी हुई है, वो खुलासा हो जाएगा। दूसरा, अल्मोड़ा का मैंने उदाहरण आपको दिया, ये अन्य जगहों भी शायद हुआ होगा, लेकिन अल्मोड़ा में क्योंकि कुछ सतर्कता ज़्यादा रखी थी, तो हम लोगों को साफ साफ क्लियर है कि जिला अधिकारी और चुनाव कमीशन के जो आंकड़े हैं उसमें 1170 बूथ का डिफरेंस है। ये मामूली बात नहीं है। हालांकि जहां 10 लाख 8 लाख वोट पड़े हुआ 1100 वोटों की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन 1170 वोटों का मिलान नहीं होना यह अपने आप में गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो उसके लिए हम सतर्क रहना चाहते हैं और कल के लिए आप सबको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करेंगे कि लोकतंत्र बहाल रहे और संविधान सुरक्षित रहेगा। और कल जो भी होगा निष्पक्ष आप लोग उसको दिखाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जो गड़बड़ियाँ होंगी उसमें मैं आप सबसे भी अपील कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी वहाँ रहते हैं, उस पर अगर आप लोग भी थोड़ा सतर्कता से कुछ चीज़ें देख लेंगे तो शायद ये जो हो रहा है कि 4 सीट में ही 6 से 8 सीटें दी जा रही, तो इतना उत्साह जब मीडिया हाउसेस को है, जो जहां 4 सीट है वहां भी 8 सीट दे रही है, तो कहीं चुनाव के परिणाम आने से पहले जीत की घोषणा ना हो जाए। तो ये आप लोग, क्योंकि आपके स्तर का नहीं, लेकिन लड़ाई लड़ी जा सकती है, ये मेरा मानना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, देहरादून। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई है, जबकि सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू है। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि मतगणना स्थल की 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राज्य की 70 विधानसभाओं की काउंटिंग के लिए 91 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं, जबकि 884 टेबल लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि मतगणना केंद्रों में सीसीटीवी के जरिए पल पल की निगाह रखी जाएगी और 3 लेयर सुरक्षा के घेरे में मतगणना पूरा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतगणना ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के रेटमाइजेशन का काम पूरा हो गया है और सभी राजनीतिक दलों की चुनाव आयोग की गाइडलाइन की जानकारी दे दी गई है। कल जो है सभी जनपदों में काउंटिंग प्रारंभ हो जाएगी। काउंटिंग के लिए समय नियत किया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। जिन मुख्यालयों पर पोस्टल बैलेट काउंटिंग होगी उसको 8 बजे से प्रारंभ किया जाएगा और उन मुख्यालय स्तरों पर 8:30 बजे से ईवीएम काउंटिंग प्रारंभ किया जाएगा। और जहां पर पोस्टल बैलेट काउंटिंग नहीं होती है, ऐसे जनपदों में ईवीएम काउंटिंग भी जो है 8 बजे प्रारंभ हो जाएगी। सभी जनपदों में जितने भी काउंटिंग हेतु जो ऑब्जर्वर तैनात किए गए निर्वाचन आयोग के द्वारा, वो सभी अपने जनपदों में पहुंच चुके हैं और उन्होंने जनपदों की तैयारियों का समीक्षा भी कर ली है अपने स्तर पे। जो कार्मिक ड्यूटी पे तैनात किए जाएंगे काउंटिंग के लिए, उनका रैंडमाइजेशन जो होता है, सेकेंड रैंडमाइजेशन, वो आज संपन्न हो गया है। और काउंटिंग की तैयारियों के दृष्टिगत जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, उनके द्वारा भी समीक्षा कर लिया गया है। 3 स्तरों पर जो है काउंटिंग की सुरक्षा के लिए 3 घेरों में पुलिस फोर्स सीएपीएफ की तैनाती की जाएगी। सबसे अंदरूनी घेरे में सीएपीएफ रहेगा। इसके संबंध में जो भी हमारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण हैं और कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ बैठक भी जनपदों में संपन्न किया गया है। उनको भी अवगत करा दिया है काउंटिंग का प्रक्रिया क्या होगा, कैसे क्या चीज़ प्रतिबंधित होगी। मोबाइल फ़ोन लाने के लिए भी प्रतिबंधित किया गया है और सभी काउंटिंग की व्यवस्थाओं के लिए सुरक्षा के दृष्टिगत फायर सिस्टम व्यवस्था वहाँ पे तैनात किया गया है। सीसीटीवी का भी व्यवस्था वहाँ पे तैयार किया गया है और जनपदों में समन्वय के लिए सभी टीमों को ट्रेनिंग भी दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, देहरादून।
लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर बीजेपी लगातार 400 पार के आंकड़े का दावा कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने एनडीए की भारी बहुमत से जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन 400 से अधिक सीटें लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि अकेले भाजपा को 370 से अधिक सीटें मिलने जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने तमाम एग्जिट पोल के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि एनडीए को जीत पर एग्जिट पोल ने भी मुहर लगा दी है। 2 महीने की लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद चुनाव समाप्त हो चुके हैं। चुनाव के संबंध में विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल भी आ चुके हैं और वो सभी पोल इस ओर इशारा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। जैसा कि कहा था, भारतीय जनता पार्टी 370, एनडीए 400 पार। संकल्प दोहराया जाता था हर सभा में, अब की बार 400 पार। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार, एनडीए के साथ 400 पार करने जा रही है। निश्चित रूप से यह 10 वर्ष के जो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नेंस की सरकार और विभिन्न राज्यों में डबल इंजन की सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक सुविधाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है। योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया गया है। उसके कारण हर व्यक्ति ने मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया है, उनको अपना आशीर्वाद दिया है, उनको अपना समर्थन दिया है। और चुनाव में भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कठोर परिश्रम किया और सभी कार्यकर्ताओं ने भी निर्देशों का पालन करते हुए कड़ी मेहनत की, उसके कारण से यह प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। आप सबका आशीर्वाद और समर्थन मिला है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, देहरादून। रायबरेली में समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी के नेताओं में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर वीरेंद्र यादव ने कहा कि जमीनी हकीकत यह है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा शासित केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग, संविधान बदलने की साजिश, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति जैसे अनेक कारणों से दुखी स्वयं जनता ने लड़ा है। एनडीए की गिरती साख व इंडिया गठबंधन की बढ़ती लोकप्रियता के कारण 2024 का चुनाव हारता देख केंद्र की भाजपा सरकार बौखला गई है। भाजपा अब किसी तरह से भी धन, बल, छल एवं भ्रष्ट अधिकारियों के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। इस धर्म के खेल में पड़ने वाले नहीं है और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के पोषित अधिकारियों ने कोई भी ऊटपटांग की हरकत की तो इसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। निष्पक्ष मतगणना हो, यही हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने प्रेस वार्ता में कहा कि इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के लिए गोदी मीडिया द्वारा भाजपाई एग्जिट पोल परोस कर लोगों को ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग पूर्ण रूप से भाजपा सरकार की कठपुतली बनकर रह गया है। झूठे प्रचार के जरिए लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो एग्जिट पोल के माध्यम से जनता में एक भ्रम फैलाने का कार्य किया, क्योंकि ये एग्जिट पोल पूरी तरह से फर्जी है। ये चाहते हैं कि जनता में निराशा हो, हताश हो, लेकिन हिंदुस्तान की जनता है ये कभी हताश और निराश नहीं हुई है। हमेशा से ये, चाहे देश हमारा जब गुलामी की ओर था तब भी ये अंग्रेजों से लड़े थे, और की बात जो नए अंग्रेज आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनसे भी लड़ाई वो लगातार लड़ रही है। जो पोल के माध्यम से इन्होंने गलत काम किया है, लेकिन हमारी राजनीति की जनता है ये पूरी तरह से उत्साहित है कि इनके भ्रम में नहीं पड़ने वाली है। ये जानते हैं कि ये पूरी तरह से फर्जी है।
और हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़े हैं और मतगणना भी पूरी ताकत से कराएंगे। हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और उनके दोनों दल के हमारे नेताओं के द्वारा ये पूरी तरह से हम लोग स्वच्छ और निष्पक्ष मतगणना कराएंगे। अगर कुछ भी गलत करते हैं तो हम लोग उसकी पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। ये कतई गलत नहीं होने पाएगा। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर जहां एक और सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निकाय चुनाव में देरी को लेकर कटाक्ष किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि निकाय चुनाव तय समय पर हो जाने चाहिए थे, लेकिन तय समय पर सरकार ने चुनाव नहीं करवाए। सरकार ने 6 महीने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति की और प्रशासकों का कार्यकाल भी अब समाप्त हो गया है। ऐसे में अभी तक चुनाव को लेकर सरकार ने आगे कदम नहीं बढ़ाया और दोबारा 3 महीने के लिए प्रशासकों को ही बैठाया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने सवाल किया है कि आखिर सरकार तय समय पर चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहती? क्या उसे हार का डर तो नहीं सता रहा? सरकार प्रशासकों के जरिए अपना एजेंडा तय कर रही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का तो क्लियर स्टैंड है कि निकायों के चुनाव जो है तत्काल होने चाहिए। पहले भी जो है तय समय पे चुनाव होने चाहिए थे। हमारे विरोध के बावजूद जो है प्रशासक बिठाए गए। 6 महीने से प्रशासक बैठे हुए हैं। आज उनका भी कार्यकाल जो है समाप्त हो गया है और अब अगले 6 महीने के लिए फिर से जो है सरकार की मजबूरी है, प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, क्योंकि चुनाव तो हुए नहीं है। सरकार ने हालांकि दावे किए थे कि हम जो है तय समय पर चुनाव करवाएंगे, लेकिन सरकार जो है अपने दावों पर खरी नहीं उतरी और निश्चित तौर पर जनता में निराशा है, क्योंकि जनता चाहती थी कि चुने हुए जनप्रतिनिधि जो है उनका नेतृत्व करें, लेकिन सरकार क्योंकि प्रशासकों के सहारे अपना एजेंडा जनता पर थोपना चाहती है, इसीलिए चुनाव से भाग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 हिंदुस्तान, देहरादून। अयोध्या शहर के रीडगंज स्थित फॉर्ब्स इंटरमीडिएट कॉलेज की जीव विज्ञान के पद पर सहायक अध्यापिका आफरीन फातिमा की हुई फर्जी नियुक्ति के मामले को लेकर शिकायतकर्ता इकबाल खां की तरफ से संबंधित मामलों की पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक चंद्र सोनी द्वारा किए ने आरोप लगाया कि 2010 में आफरीन फातिमा की सहायक अध्यापिका के पद पर फर्जी नियुक्ति हुई थी। इस फर्जीवाड़े की शिकायत कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष इकबाल खान द्वारा उच्च अधिकारियों और उत्तर प्रदेश शासन से करते हुए प्रकरण में जांच की मांग की गई थी। प्रकरण के संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेशानुसार विधिवत जांच हुई तो मामले की परत दर परत खुलती चली गई और शिकायत सही पाए जाने पर शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा जांच के बाद अनियमित, अवैध तथा निराधार घोषित कर दिया गया। वहीं आफरीन फातिमा द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका रीपिटिशन को न्यायालय ने खारिज कर दिया गया। फॉर्ब्स इंटरमीडिएट कॉलेज रीडगंज अयोध्या में एक सहायक अध्यापिका श्रीमती आफरीन फातिमा की अवैध नियुक्ति हुई थी वर्ष 2010 में। जीव विज्ञान प्रवक्ता के पद, सहायक अध्यापक जीव विज्ञान के पद पर हुई थी। बाद में हम लोगों के द्वारा जांच की गई माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में। वहां से संज्ञान लेने पर वो जांच प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला जी के पास गई। उससे क्रमवार होते हुए अल्टीमेट रिजल्ट जो आया वो ये आया कि जो शिक्षा निदेशक थी डॉक्टर सरिता तिवारी जी, उन्होंने दिनांक फिलहाल उनकी नियुक्ति को अवैध पाया और दिनांक 22/7/2022 को उनकी नियुक्ति को अवैध, बेसलेस और फर्जी पाते हुए उसको निरस्त कर दिया और उसका कंप्लायंस करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या को भेज दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या ने उसका कंप्लायंस करते हुए अपने आदेश दिनांक 8/8/2022 को जो अनुमोदन दिया गया था विद्यालय निरीक्षक कार्यालय द्वारा, उस अनुमोदन को वापस ले लिया। इसके विरुद्ध आफरीन फातिमा जो शिक्षिका थी जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया था, अपने पिताजी और कमेटी के सदस्यों की आपसी मिलीभगत से और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से वो माननीय उच्च न्यायालय में रिट उन्होंने पेश किया। उस रिट में माननीय न्यायालय ने इंटरिम आदेश इस आशय का जारी किया कि जो कार्यवाही वहां से डॉक्टर सरिता तिवारी की तरफ से हुई है उस पर अभी फ़िलहाल के लिए रोक लगाई जाती है। 30 मई 2024 यानी बीते 2 दिनों के अंदर ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उस रिट पिटीशन को खारिज कर दिया गया। ठीक है, जिसका सीधा सा स्पष्ट अर्थ ये होता है कि आज की डेट में डॉक्टर सरिता तिवारी का वो आदेश और साथ में जिला विद्यालय द्वारा अनुमोदन को वापस यानी प्रत्याहरित यानी विड्रॉल किए जाने का वो आदेश
पुनः रिस्टोर हो गया है, पुनः रीइंफोर्स्ड हो गया है। कहा जाता है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कुछ ना कुछ सुराग छोड़ जाता है। इस प्रकरण में सभी प्रकार से जांच कंप्लीट हो चुकी है। उनकी नियुक्ति अवैध, निराधार और फर्जी तथ्यों के आधार पर की हुई प्राप्त की गई थी, जिसकी वजह से उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया, उसका अनुमोदन भी निरस्त कर दिया गया। आज की डेट में श्रीमती आफरीन फातिमा किसी भी स्थिति में विद्यालय में कार्य करने की स्थिति में नहीं है। वो एक अगर जाती हैं विद्यालय तो वो एक इंट्रूडर, एक स्ट्रेंजर की हैसियत से जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी रिट पिटीशन खारिज हो चुकी है। इस संबंध में हमने जो है जरिए पंजीकृत डाक अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या और जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या को दिनांक 1/6/2024 को जरिए पंजीकृत डाक ये चिट्ठी भेज रखी है और मांग की है कि विद्यालय में इनका प्रवेश पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दिया जाए। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर हरिद्वार पुलिस की सख्त कार्यवाही हुई है। एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल के निर्देश पर हरकत में आई जनपद पुलिस ने अभियान चलाकर जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों आदि धार्मिक स्थलों से निर्धारित डेसिबल से अधिक ध्वनि कर रहे लाउडस्पीकर उतारे। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय नैनीताल के ध्वनि प्रदूषण संबंधित आदेश के बाद यह कड़ाई से लागू किया गया। इतना नहीं, आगामी दिनों में लाउड स्पीकर उतरवाने के साथ साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा। हरिद्वार जिले में 75 से भी अधिक धार्मिक स्थानों से तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर उतारे गए। हरिद्वार पुलिस द्वारा इस कार्रवाई के तहत थाना बहादुराबाद क्षेत्र अंतर्गत 17 स्थानों के लाउड स्पीकर उतरवाए गए। कोतवाली गंगनहर क्षेत्र में 22, सेठकुल क्षेत्र अंतर्गत 10, कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र अंतर्गत 5, थाना झबरेड़ा क्षेत्र अंतर्गत 12, कनखल में 2, कोतवाली मंगलौर में 12 लोगों को नोटिस व 2 लाउड स्पीकर, थाना बुग्गावाला से 3 लाउड स्पीकर उतारे गए। हमने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश हमें बार बार प्राप्त होते रहे हैं, एक निर्धारित डेसिमल से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर से जो शोर होता है या उससे जो प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण, उसके संबंध में सभी थाना प्रभारियों को, सभी सर्कल अफसरों को ये निर्देश दिए गए थे कि लगातार शिकायतें ऐसी प्राप्त हो रही थी कि निर्धारित डेसिबल से ऊपर शोर हो रहा है। इस संबंध में आम लोगों से एक अपील करके, जितने भी हमारे धार्मिक अलग अलग उनसे जुड़े हुए लोगों से बात करके कल करीब 77 ऐसे स्थानों से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। ये प्रोसेस आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि अगर इस तरीके की जो सूचनाएं आती हैं या कोई ऐसा ध्वनि प्रदूषण होता है जिससे समाज में असंतोष या आक्रोश की बात आती है, तो उसको पुलिस ने तत्काल प्रभाव में हम लोग इस पर कार्रवाई करते हैं और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 हिंदुस्तान, हरिद्वार। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज 1 हिंदुस्तान। नमस्कार।